एपिसोड की शुरुआत युवान मैंसन से होती है, जहाँ पर युवान पो के फादर अपने बेटे का वैसा हालत देखकर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग इसे रोके क्यों नहीं थे। वो लोग कहते हैं कि यंग मास्टर युवान खुद ही गैम्बल करना चाहते थे, इसलिए हम लोग इसे चाह के भी रोक नहीं पाए थे। ये सुनकर वो और ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर उस बच्चे का ओरिजिन क्या है जो कि मेरे युवान फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत किया है। ये बोलकर वो अपने नौकर को यू गैम्बलिंग हाउस में जाकर एक चैलेंज प्लेस करने के लिए कहता है और खुद ही 7 दिन के बाद उससे मिलने के लिए कहता है। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग कुछ दिन के ट्रेनिंग के बाद अपना पर्पल आई वाले स्किल को सीख लिया होता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर फैंग को कंपटीशन के लिए बताता है, इसलिए वो यू गैम्बलिंग हाउस में चला जाता है, जहाँ पर युवान वो अपने फादर के साथ खड़ा होता है और फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वही बंदा है। उन्हें देखकर फैंग उनसे कहते हैं कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यंग मास्टर पो को अपना लास्ट टाइम का बेट को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं युवान फैमिली पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो गुस्सा से चिल्लाते हुए कहता है तुम। फैंग उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है मैं क्या आप भी हारने के बाद बेहोश होने का नाटक करके भागने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर युवान पो नील डाउन कर जाता है। ये देखकर उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कमीने आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। युवान पो कहता है कि एक मैन को अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये देखकर फैंग उससे कहता है चलो ठीक है, अब मुझे ग्रैंडपा बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ पर है। उसका वैसा बर्ताव देखकर युवान सी और जो गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है चलो आज के गैम्बलिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में जो ज्यादा स्पिरिट आयरन को ड्रॉ कर पाएगा वही जीतेगा और मार्शल क्रिस्टल काउंट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर फैंग सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये लोग पहले से प्रिपेयर है और उन्हें पता है कि मैं एक भी स्पिरिट आयरन को ओपन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए उन्हें लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। ये सोचकर फैंग कहता चलो ठीक है, लेकिन बेट क्या होगा। युवान से पूछते हैं कि तुम बेट पर क्या लगाना चाहते हो। फैंग कहता है टॉप क्वालिटी स्पिरिट आयरन के 1 कैटी। ये सुनकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि इतना सारा तो उनके पास भी नहीं होगा, लेकिन वहीं पर युवान से कहता चलो ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वो कहाँ से आएगा। फैंग एल्डर यू से उधार मांगता है और वो उसे दे भी देता है। इसलिए अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और उसके लिए एल्डर यू उन दोनों को ऊपर वाले फ्लोर पर स्टोन को चुनने के लिए लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर फैंग आसपास के जगह को देखकर सोचता है कि इस फ्लोर का स्टोन सच में नीचे वाले से काफी ज्यादा सुपीरियर है और 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में आराम से 7 या फिर 8 स्टोन आ जाएगा। ये सोचकर वो अपने पर्पल आई वाले स्किल का यूज करने लगा होता है। ये देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि वो तो सच में पिपिल वाले स्किल को सीख लिया है, ये तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और वो तो फेज स्टोन का मास्टर भी बन गया है। वो सब जानकर युवान सी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो खुद को कन्विंस करने के लिए खुद से कहने लगा होता है कि जरूर वो सभी कुछ नकली होगा। इसके 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने स्टोन को चुन लिए होते हैं। इसलिए अब एल्डर जो उन दोनों के स्टोन को खोलने वाले होते हैं और फेयर रहने के लिए वो दोनों को ही एक ही बार में खोलते हैं और जब वो खोलते हैं तो युवान से एक स्टोन में से क्रिस्टल निकलता है। वो देखकर युवान से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं पर वो देखकर सभी ऑडियंस उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं। तभी फैंग के स्टोन को दिखाते हैं जिसमें से स्पिरिट आयरन निकल जाता है, जिसे देखकर युवान से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लो ग्रेड का स्पिरिट आयरन होता है जिसे कि एल्डर यू फैंग को दे देते हैं, जिसका कीमत लगभग 10 मिलियन गोल्ड कॉइन होता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी एल्डर यू दूसरे स्टोन को खोलने वाला होता है। उसे देखकर युवान पो पूछता है कि हम लोग हारने वाले तो नहीं है ना। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। तभी युवान पो उसके पीठ की तरफ इशारा करते हुए पूछता है लेकिन आपका पीठ पूरा पसीना से क्यों भीग गया है। ये सुनकर वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है। वहीं पर एल्डर यू दूसरे स्टोन को खोल देता है, जहाँ पर युवान सी को स्टोन में से नॉन ग्रेड का स्पिरिट आयरन निकला होता है। वो देखकर युवान सी को सांस में सांस आती है और वो सोचता है चलो कम से कम इससे टाई हो गया है। तभी फैंग हाउ के स्टोन में से फिर से स्पिरिट आयरन निकल जाता है। उसे देखकर युवान से पसीना पसीना होने लगा होता है। इसके बाद 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका स्कोर 3-2 का हो गया होता है। फैंग हाउ के स्टोन में से 3 आयरन निकला होता है तो युवान सी को स्टोन में से 2 आयरन निकला होता है और अब उन दोनों के पास ही 2-2 स्टोन बचा होता है। इसलिए कौन जीतेगा उसका फैसला करने का बारी आ गया होता है। इसलिए एल्डर यू फिर से उन दोनों के स्टोन को खोलने लगा होता है। वो देखकर युवान से काफी ज्यादा प्रे कर रहा होता है अपने स्टोन में से स्पिरिट आयरन निकलने के लिए, लेकिन उसका में से स्पिरिट आयरन नहीं बल्कि क्रिस्टल निकल जाता है, जिससे देखकर युवान सी को काफी बड़ा झटका लगता है और वो गिरने लगा होता है, जिससे कि युवान को संभालता है और संभालते हुए कहता है कि उसका स्टोन में से शायद स्पिरिट आयरन ना निकले। उसका रिजल्ट देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक होने लगे होते हैं। तभी फैंग के स्टोन को खोल दिया जाता है जिसमें से स्पिरिट आयरन निकल जाता है। वो देखकर सभी लोग फैंग हाउ का नारा लगाने लगे होते हैं और अब स्कोर 4-2 का हो गया होता है। इसीलिए आखिरी वाले स्टोन में से चाहे जो भी क्यों ना निकले इसका रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, इसलिए विनर फैंग हाउ को डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो सब देखकर युवान सी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो एक चाल चलते हुए फैंग को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है
कि मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे एक कैटी स्पिरिट आयरन देने लगता है। फैंग काफी ज़्यादा खुश होकर उसे लेने जाता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे ध्यान देने के लिए वार्न करती है, लेकिन उसका कुछ समझने से पहले युवान से उस पर अटैक कर देता है। वो देखकर एल्डरयू काफी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो भी गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर देखते ही देखते क्या हो गया। वहीं पर ये देखकर युवान को पूछने लगा होता है कि आप ठीक तो है ना। वो कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं मरा नहीं हूँ। तभी एल्डरयू काफी गुस्से में कहता है कि मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही वैल्यू कस्टमर को चोट पहुंचाकर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। मैं लॉर्ड मिंग को बोलकर जस्टिस लूंगा। ये सुनकर युवान को डरते हुए कहने लगा होता है कि अब क्या होगा। उसके फादर कहते हैं कि मुझे डर है कि युवान फैमिली को कोई बचा नहीं पाएगा। वहीं पर एल्डरयू जल्दी से जाकर फैंग को उठाने लगा होता है और सोचता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे डर है कि हिडन फैमिली वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर वो जल्दी से फार्मासिस्ट को बुलाकर उसका चेकअप करवाने लगता है और फार्मासिस्ट से काफ़ी ज़्यादा विनती कर रहा होता है कि आपको किसी भी कीमत पर उसे बचाना ही होगा। फार्मासिस्ट कहता है कि मैंने इसका बोन्स को रिपेयर कर दिया है, लेकिन इसका इंटरनल ऑर्गन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। मुझे डर है कि मेरे एबिलिटी से मैं अपने उस बात को वहीं पर काटते हुए वो उससे आगे कहता है कि लॉर्ड यू, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैं सिर्फ मिस्ट्री ग्रेड का फार्मासिस्ट हूँ। ये सुनकर एल्डरयू निराश होकर कहता है कि मैं समझता हूँ कि जुआन सिटी में अर्थ ग्रेड का फार्मासिस्ट को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, आप बस अपना बेस्ट ट्राई कीजिए। वो कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अपना जरूर बेस्ट दूंगा। ये बोलकर वो उसे हील करने लगता है, लेकिन तभी उसका बॉडी अपने आप ही हील होने लगा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर वो पूछता है क्या हो गया। वो फार्मासिस्ट बताता है कि इसका बॉडी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और वो धीरे धीरे उसका ऑर्गन को हील कर रहा है, लेकिन तभी उसका लेवल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि ये तो अर्थ ग्रेड का फार्मासिस्ट है। ये सुनकर एल्डरयू थोड़ा सा खुश हो जाता है और सोचते हैं कि हिडन फैमिली के लिए फार्मासिस्ट होना तो आम बात होना चाहिए। मैं फालतू में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। इसके बाद अगले दिन में सिटी लॉर्ड के पैलेस को दिखाते हैं, जहाँ पर एल्डरयू जाकर सिटी लॉर्ड से युवान फैमिली को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि स्टोन फेच करने वाला फैमिली के एग्जीक्यूशन को मेरा जैसा सिटी लॉर्ड डिसाइड नहीं कर सकता है। एल्डरयू कहता है कि आप इस बात से अनअवेयर है कि युवान फैमिली ने जिसे ऑफेंड कर दिया है वो स्टोन फेच करने वाला फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर वो थोड़ा सा क्यूरियस होकर पूछता है कि ऐसा भी किसी उसने ऑफेंड कर दिया है। वो फैंग के बारे में जो कुछ भी सोचता था और जो कुछ भी वो उसके बारे में जानता था वो सभी उसे बता देता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग युवान फैमिली के मेंशन में जाकर कहते हैं कि सिटी लॉर्ड से ऑर्डर मिलने के कारण हम यहाँ पर युवान फैमिली को खत्म करने आए हैं। ये बोलकर वो लोग युवान फैमिली को खत्म कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेन फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर सेन फैमिली का पैट्रियर्च का ग्रैंड डॉटर पूछती है कि क्या वो हाउफेन वाला बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके बारे में सभी लोग बोल रहे हैं कि वो तो किसी गॉड जैसा है और वो तो फेज स्टोन का मास्टर भी बनने वाला है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि जिसे भी फर्स्ट मास्टर बनना है वो बन सकता है, उसका हमसे क्या लेना देना है। तभी वो कहती है लेकिन मैंने ये सुना कि युवान फैमिली उसे ऑफेंड कर दिया था, लेकिन सिटी लॉर्ड अपने लोगों को भेजकर युवान फैमिली को खत्म कर दिया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और सोचते हैं कि सिटी लॉर्ड स्टोन फेच करने वाले फैमिली को सिर्फ एक बंदे के लिए खत्म कर दिया है, इसका मतलब वो हाउफेन नाम का बंदा कोई सिंपल बंदा नहीं होगा। तभी उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है लेकिन मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि सच में वो बंदा उतना महान है भी या फिर नहीं है। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं हालांकि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन ये मत भूलना कि हमेशा कुछ लोग तुमसे पावरफुल होते रहेंगे। और हाँ, ये बात याद रखना, हमारा सेन फैमिली अभी तक इसलिए सर्वाइव कर पाया है क्योंकि हम लोग लो प्रोफाइल रखते हैं। इसके बाद अगले सीन में यूयू मैंसन को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग होश में आ गया होता है और कल्टिवेट कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते हुए खुद से कह रहा होता है कि मैं अभी भी सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। एक बुढ़ा मुझे इतना ज़्यादा घायल कर दिया था और वैसे भी कुछ 100 क्रिस्टल इनफ नहीं है, बिना 1000 क्रिस्टल के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आखिर मैं इतना सारा क्रिस्टल लेकर कहाँ से आऊँ। हालांकि लिटिल बॉल मेरा हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गैम्बलिंग हाउस में जाकर उन्हें लूट लूँ। तभी उसे चियांग गैंग के बारे में याद आता है और एंशिएंट रूइन में हुआ इंसिडेंट भी उसे याद आ जाता है और उससे बदला लेने के बारे में वो सोच लेता है। ये सोचकर वो बाहर निकलता है, जहाँ पर 2 गार्ड उसका गेट पर गार्ड कर रहे होते हैं और बातें करने पर पता चलता है कि एल्डरयू के कहने पर वो लोग वहाँ पर गौ से गार्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग चियांग गैंग के गैम्बलिंग हाउस में जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में उसे देखकर सभी लोग उसे मास्टर ऑफ लक बुला रहे होते हैं। और जब वो उनके हाउस में पहुँचता है तो वहाँ का बटलर उसका वेलकम करता है। फैंग कहता है कि प्राइस याद रखना, मैं बिल सेटल कर दूंगा। ये सुनकर वो बटलर सोचता है कि युवान फैमिली इसके कारण खत्म हो गया है, मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर फैंग जाकर उनका पोल खोलना स्टार्ट कर दिया होता है कि यहाँ तो सभी का सभी बेकार स्टोन है, 1000 स्टोन में से सिर्फ 10 में ही क्रिस्टल निकलेगा, इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और ना खरीदने के लिए कहने लगे होते हैं। ये सब सुनकर बटलर समझ जाता है कि वो यहाँ पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा करने आ गया है। वहीं पर फैंग एक स्पिरिट आयरन निकाल लिया होता है, जिससे वो एक्सचेंज करके कुछ मार्शल क्रिस्टल ले लेता है। वो सब देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसे बदल कर क्रिस्टल क्यों ले रहा है, जबकि वो काफी ज्यादा रेयर होता
है। दूसरा कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मास्टर क्या सोच रहे हैं। वहीं पर फ्रैंक कहता है कि हमेशा की तरह यूजुअल रूल, अगर मैं एक स्प्लिट आयरन को ओपन कर दूंगा तो मैं तुम लोगों को स्टोन दूंगा जिसमें से क्रिस्टल निकल सकता है। ये बोलकर वो उन्हें कुछ स्टोन दे देता है जिसे वहां पर मौजूद लोग लुटने लगे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है जिसे देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।